हेलो एवरीवन। आप सब इस स्ट्रक्चर को तो ज़रूर पहचानते होंगे। जी हाँ, आप सब ने सही पहचाना, ये एफिल टावर है जो फ्रांस के कैपिटल शहर पेरिस में है। दुनिया का एक जाना माना टूरिस्ट स्पॉट है। आज लाखों लोग इसको विज़िट करते हैं। आज हम बात करेंगे इसी देश की। इस देश में हुई एक ऐसी क्रांति या रेवोल्यूशन की जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक स्टार्टिंग इवेंट जो था वो था बैस्टिल फोर्ट पे अटैक। कॉमन लोगों का अटैक बैस्टिल फोर्ट पे। क्यों लोगों ने आखिर एक फोर्ट पे अटैक किया और वहाँ से कुछ प्रिजनर्स को आज़ाद किया और वहाँ के कमांडर को मार डाला? आखिर कॉमन पीपल को ये सब करने की क्या नौबत आ पड़ी, ये हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल फोर्ट वो इवेंट है जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक ऑफिशियल स्टार्ट दे दिया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा थ्री स्टेट्स को। ये थ्री स्टेट्स क्या होते हैं? जिस तरह से हमारे सोसाइटी में आज हम जानते हैं कि सोशल क्लासेस होते हैं, सोशल डिविजन्स होते हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ने के दौरान ये पढ़ा होगा, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग सोशल क्लासेस हुआ करती थी। तो उस तरह से ही इस समय भी फ्रांस में अलग अलग सोशल क्लासेस थी जिसको स्टेट्स कहते थे। तीन स्टेट्स थे बेसिकली इस टाइम पे। तीनों स्टेट में जो एक थे क्लर्जी जिसमें प्रीस्ट आते थे, और इसके अलावे थे नोबिलिटी जिसमें किंग, रॉयल फैमिली के लोग और रिच पीपल, एरिस्टोक्रेट्स वगैरह आते थे। और जो सबसे नीचे की सोसाइटी थी, नीचे क्लास, थर्ड स्टेट जिसको कहते थे, वो कॉमनर्स, आम लोगों की सोसाइटी थी जिसमें पेजेंट्स, बिजनेसमैन, आर्टिजन्स वगैरह थे। बेसिकली इसमें किसान ही ज़्यादा थे बिकॉज उस टाइम पे ये सोसाइटी जो थी वो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी ही थी। अब इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। इस पिक्चर में सबसे नीचे चेन्स में बंधा हुआ कोई दिखाई पड़ रहा है? यस, आप बता सकते हैं कि ये चेन से बंधा हुआ जो इंसान नज़र आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड स्टेट को, कॉमन लोगों को। और इसके ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं ये किंग, नोबिलिटी के लोग और क्लर्जी हैं। यानी ये पिक्चर ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस टाइम पे पूरी सोसाइटी का जो बर्डन था वो कॉमन पीपल बेयर कर रहे थे। जितना प्रेशर था, जितना कुछ इनइक्वालिटी थी, वो सब इन्हीं के साथ हो रही थी। और बाकी के क्लासेस जो थे वो प्रिविलेज में थे। हालांकि ये जो ऊपर के क्लासेस थे ये सिर्फ 2% ऑफ द होल सोसाइटी थे, बट स्टिल 98% कॉमनर्स को ये लोग ऑप्रेस करके रख रहे थे उस टाइम पे। इस टाइम में कुछ समझ लेते हैं हम लोग कि इस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। इसके लिए हम पहले समझेंगे कि किंग की पावर्स इस टाइम पे क्या थी। किंग की इस टाइम पे एब्सोल्यूट पावर थी। इसका मतलब ये है किंग ही सुप्रीम पावर था इस टाइम पे। इस टाइम पे किंग जो था वो सबसे बड़ा डिसीजन मेकर था। चाहे इकोनॉमी हो गई, टैक्स कलेक्शन हो गया, पैसे को कहाँ पर किस तरह से खर्च करना है, जस्टिस में डिपार्टमेंट्स कैसे सेटअप होने चाहिए, यहाँ पर जजेस का अपॉइंटमेंट, लॉज जो क्या क्या बनेंगे, वो सब किंग के डिसीजंस में हुआ करते थे। और इस टाइम पे एक था डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग विच मेड पीपल टॉलरेट ऑल द सोशल हायरार्की फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जितनी भी उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी वो पीपल ने बर्दाश्त किया, क्योंकि लोग ये मानते थे किंग के पास डिवाइन राइट्स यानी गॉड लाइक पावर्स होती हैं, गॉड के वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसीलिए उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो वो रूल्स बना रहे हैं वो उनके लिए एक्सेप्टेबल, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जो भी सोसाइटी का वेलफेयर का काम था उसको भी देखने का काम जो था वो किंग का ही था। किंग ही फाइनल डिसीजन मेकर्स थे कि क्या करना चाहिए। इस टाइम पे जो लोगों की हालत थी, कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट की, वो बहुत ही बुरी थी। और बहुत बुरी इसलिए थी क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। जो फ्रांस की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस थी और सारा बर्डन जो था वो फ्रांस के किसानों पर ही था, क्योंकि सारे टैक्स वही दिया करते थे। अपर जो दो क्लासेस थी, नोबिलिटी की और किंग्स और क्लर्जी की, ये कोई भी तरह का टैक्स नहीं पे करते थे। सारा टैक्सेशन गरीब किसानों को ही देना पड़ता था। इसमें रिलीजियस टैक्स जैसे टाइथ नाम का एक टैक्स था वो देना पड़ता था। टाइल नाम का एक टैक्स था जो नोबिलिटीज़ दिया करती थी। सॉरी, नोबिलिटीज़ ने
कॉमन पीपल पे लगाई थी। तो ये सारा जो बर्डन था वो इन्हीं के ऊपर था, किसानों के ऊपर। और किसी टाइम अगर फेमिन हो गए, सूखे पड़ गए, जो उस टाइम पे बहुत ही कॉमन फीचर था, तब लोगों के लिए मुसीबतें और बढ़ जाती थी, क्योंकि उनको टैक्स से कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता था। धीरे धीरे करते करते फ्रांस पे 2 बिलियन लिवरे का कर्ज हो गया था, क्योंकि फ्रांस की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब हो गई थी। क्योंकि फ्रांस जो था वो अपने नेबरिंग कंट्री ब्रिटेन से हमेशा वॉर में रहता था। अभी हाल फिलहाल में 7 ईयर वॉर भी हुई थी इनकी, और इन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी फंड किया था, क्योंकि वहाँ भी उनका दुश्मन इंग्लैंड था। तो ऐसे वॉर्स को फंड करते करते इनकी सारी जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई थी, और फ्रांस पे कर्ज हो गया था, फ्रांस बैंकरप्ट हो गई थी। ऐसे में किंग बने थे लुई 16 और इनकी क्वीन थी मैरी एंटोनेट। ऐसे टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऐसे टाइम में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि किंग एंड क्वीन लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। इन्होंने अपने खर्चों में कोई कमी नहीं आने दी। पेरिस के पास भी एक शहर है वार्सेल, इन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान महल को एकदम वेल मेंटेन किया, बहुत उस पर खर्च किया मेंटेनेंस में। और क्वीन जो थी वो तो अपने खर्चों के लिए ही जानी जाती थी। उनके पास वो हर साल 300 कम से कम नए कपड़े होते थे, जिनको पहना करती थी, नए नए फैशन को फॉलो करती थी, परफ्यूम्स लगाना, और वो एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास एक्सपेंसेस के साथ अपनी लाइफ को वो स्पेंड करती थी। इनको कॉमन पीपल के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था। और फ्रांस का नेशनल डेट 2 बिलियन लिवरे था, जो ऑल टाइम हाई था। और इस टाइम भी अपर 2 स्टेट्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई थी, और लोगों को नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों को भी अफोर्ड करने में प्रॉब्लम्स होने लगी। इस टाइम पे फ्रांस के मिनिस्टर बनाए गए थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे टगॉट। टगॉट ने रिकमेंड किया था कि वैसे तो उन्होंने काफ़ी रॉन्ग पॉलिसीज़ भी अप्लाई की थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ गई थी। लेकिन उन्होंने ये भी बाद में सजेस्ट किया कि जो ये ऊपर के 2 स्टेट्स हैं इन पे भी टैक्सेशन लगाया जाए। तो ऐसा सुनने के बाद इन्हीं को इनकी पोस्ट से ही हटा दिया गया था। ऐसे में सिचुएशन जब बहुत ख़राब हो गई तो किंग लुई 16 ने डर के मारे एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था। यहाँ पर ये लोग आए। अब ये 3 स्टेट्स की जो मीटिंग थी, इससे पहले 160 साल से ज़्यादा हो चुका था, ये मीटिंग पहले बुलाई नहीं गई थी, पर ये बुलाई गई। पर इसमें प्रॉब्लम एक ये थी कि इसमें जो वोटिंग थी वो बहुत ही अजीबोगरीब सिस्टम को फॉलो करती थी। इसमें हर ग्रुप को सिर्फ एक वोट मिलता था, यानी नोबिलिटी को एक वोट, क्लर्जी को एक वोट और थर्ड स्टेट को एक वोट। ऐसे में जो भी कभी वेलफेयर का काम होता था, वो वेलफेयर का काम थर्ड स्टेट करवाना चाहती थी, उसको सिर्फ एक वोट मिलता था। और ये नोबिलिटी और क्लर्जी के 2 वोट होते थे, और ये थर्ड स्टेट हार जाती थी। इसीलिए थर्ड स्टेट को इससे प्रॉब्लम थी, और थर्ड स्टेट ने कहा कि हमारी पूरी पॉपुलेशन को आप काउंट करके हम सबको एक वोट दीजिए, ना कि पूरे ग्रुप को एक वोट दीजिए। तो ये बात इनको पसंद नहीं आई लुई 16 को, और लुई 16 ने इनको वहाँ से बाहर कर दिया। तो यहाँ पर एक फेमस टेनिस कोर्ट में जाकर लोगों ने कसम खाई कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना कर रहेंगे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो ये फेमस टेनिस कोर्ट ओथ जो थी 17 जून 1789 को ली गई थी। और ये जो मीटिंग थी स्टेट जनरल की मीटिंग, वो 5 मई 1789 को हुई थी। यहाँ पर ही इन टेनिस कोर्ट ओथ लेने के टाइम पे ही लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल असेंबली किया, और लोगों ने खुद की अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी। हालांकि लुई 16 इससे एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रेशर में आकर कुछ टाइम बाद ही उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया। लोगों को लगा कि जब बहुत जल्दी ही लुई 16 जो है उनके अगेंस्ट आर्मी भेजने वाले हैं, तो लोगों ने बेस्टिल नाम के एक किले में अटैक कर दिया। लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर उनको फाइट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वेपन्स मिलेंगे, गन पाउडर मिलेंगे, लेकिन उनको ये सब चीज़ें मिलने के बजाय वहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही मिले, जिनको उन्होंने आज़ाद कर दिया। और ये जो किले पर जो अटैक था 14 जुलाई 1789 को, ये एक सिंबल बन गया इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्ट का। अब धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन भी लोगों ने अपना बनाना स्टार्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक जो फ्रेमवर्क थे इसी टाइम पे डेवलप हुए,
ईयर था 1791। पर इससे पहले भी एक छोटी सी इवेंट हुई जिसके बारे में बताना चाहूँगा। वो थी मार्च ऑफ वर्सेल। हुआ ये कि जो इकोनॉमिक कंडीशन फ्रांस की इतनी बुरी हो गई कि ब्रेड तक लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो लोगों ने 5 अक्टूबर 1789 को, स्पेशली विमेन जो थी, उन्होंने पेरिस के मार्केट प्लेस में वो इकट्ठा हुई एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग एंड दे वॉकड फॉर अबाउट 6 आवर्स एंड दे डायरेक्टली स्टॉर्म द पैलेस ऑफ वर्सेल। वो सीधे वर्सेल के पैलेस में दाखिल हो गए। किंग और क्वीन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो बहुत ही हैरान हो गए थे ऐसे अटेम्प्ट को देखकर। तो ऐसे में धीरे धीरे जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ, इसमें किंग और क्वीन को अल्टीमेटली पकड़कर जेल में डाल दिया गया। वो भागने की कोशिश कर रहे थे और उनको गिलेटिन से मार डाला गया, उनका सर काट के मार डाला गया। ये देखिए, ये रिवॉल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की टाइमलाइन है। इस टाइम पे इस रेवोल्यूशन के दौरान क्लर्जी और नोबिलिटी को बहुत ब्रूटली मारा गया। चुन चुन कर लोगों को बहुत बुरी तरह से मार डाला गया। और इस टाइम के एक बहुत फेमस रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। रॉब्सपियर के अनुसार इनकी थॉट जो थी वो ये थी कि फ्रांस में अभी भी कई ऐसे लोग हैं किंग और क्वीन के मरने के बाद भी जो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं और इनको मर जाना चाहिए या इनको मार डालना चाहिए, वरना ये मोनार्की को वापस लेकर आएंगे। तो ऐसे में खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ था और ये कुछ जो चीज़ें थी, खून खराबा ये सब चलता रहा 1799 तक। हालांकि ये इसमें मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर को भी लोगों ने बाद में, कुछ और रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने भी इनको गिलोटिन से मार डाला था। चीज़ें तब तक नहीं बदली जब तक नेपोलियन बोनापार्ट नाम के एक जनरल ने फ्रांस का कंट्रोल नहीं लिया अल्टीमेटली। हालांकि उन्होंने भी अपने आप को फ्रांस का किंग ही अनाउंस कर दिया, एम्पेरर वो फ्रांस के बन गए। लेकिन इन्होंने जो प्रिंसिपल्स थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे इस रेवोल्यूशन के, उसको ख़त्म नहीं होने दिया और धीरे धीरे क्लर्जी और चर्च की पावर वो घटती ही चली गई। और इसी के साथ जो आइडियोलॉजी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, इसमें कोई चेंज नहीं आया और ये मैसिव इम्पैक्ट जो था अपना छोड़ती चली गई। और इसका मैसिव इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलता है। इसके प्रीएम्बल में, हमारे प्रीएम्बल में भी जो है आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट को देख सकते हैं। कुछ फेमस पर्टिकुलर जो टर्म्स थे जैसे कि रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें जो हैं आज भी ये जो ओरिजिनेट कर रही हैं, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन उस टाइम पे बहुत ब्लडशेड के साथ हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली इसके जो आइडियोलॉजीज थी, प्रिंसिपल्स थे, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं और इसलिए ये एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।